चाकू का क्या हुआ? हम इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि गिरते समय इसने स्वयं को ही इससे घायल कर लिया होगा। ये सभी परामर्श मेरे मित्र डॉ वाटसन ने हमारे वहां पहुंचने पर दिए थे, और यदि ऐसा हुआ तो ये सब सिम्पसन के खिलाफ ही जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास न तो कोई चाकू है और न ही उस पर किसी चोट का निशान है। उसके खिलाफ सबूत वाकई बहुत ही मजबूत हैं। उसकी उस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में विशेष रुचि थी। अस्तबल के लड़के को जहर देने में उस पर संदेह था। वह वाकई तेज बारिश में बाहर गया था। उसके पास बतौर हथियार वह भारी मूठ वाली छड़ी थी और उसका मफलर मृतक के हाथों में पाया गया था। ऐसा लगता है ज्यूरी के सामने जाने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। होम्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, पर एक चतुर वकील इनकी धज्जियां उड़ा देगा। यदि वह घोड़े को घायल ही करना चाहता तब इसने इसे वहीं क्यों नहीं कर दिया? अस्तबल के बाहर क्यों ले गया? क्या इसके पास अस्तबल की दूसरी चाबी मिली थी? उसे अफीम का पाउडर किस केमिस्ट ने बेचा था? और इन सबसे ऊपर इस शहर से अपरिचित उस व्यक्ति ने इस तरह के घोड़े को कहाँ छिपा दिया? उस कागज के बारे में वह क्या कहता है जिसे उसने उस नौकरानी को उस लड़के को देने के लिए दिया था? वह कहता है कि एक 10 पाउंड का नोट था जो उसके बटुए में मौजूद था, परंतु दूसरी परेशानियां इतनी कठिन नहीं हैं जितनी की मालूम पड़ती हैं। वह इस शहर के लिए अपरिचित नहीं है। वह गर्मी में 2 बार तावीस्टाक आकर ठहर चुका है। वह अफीम शायद लंदन से लाई गई थी। वह चाबी जिसे इस काम को अंजाम दिया गया शायद फेंक दी गई होगी। घोड़ा किसी गड्ढे की तलहटी में या घाटी की किसी सुरंग में हो सकता है। अपने मफलर के बारे में वह क्या क्या कहता है? वह इसे स्वीकार करता है और कहता है कि मफलर खो गया था, किंतु इस मामले में एक नई बात सामने आई है जो कि उसके इस घोड़े को अस्तबल से ले जाने की तरफ इशारा करती है। होम्स ने अपने कान खुजाए। हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिनसे पता चलता है कि जहां पर हत्या हुई थी उस जगह से 1 मील की दूरी पर ही सोमवार की रात को कुछ खानाबदोश ठहरे हुए थे और मंगलवार को वे वहां से चले गए। अब यह अनुमान है कि सिम्पसन और उन खानाबदोशों के बीच कोई संबंध रहा होगा और शायद वह घोड़ा लेकर उनके पास जा रहा होगा और तभी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया गया होगा। शायद घोड़ा अभी भी उनके पास ही हो। ये खानाबदोश इस बंजर इलाके में घूमते रहते हैं। मैंने 10 मील के घेरे में तावीस्टाक के प्रत्येक अस्तबल और बाहरी घरों को छान मारा है। जहां तक मैं समझता हूं अभी एक और प्रशिक्षण अस्तबल यहाँ पास में ही बचा हुआ है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसकी उपेक्षा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उनका घोड़ा डेस्पोरो इस बाजी में दूसरे नंबर पर था। उनकी रुचि इस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में होगी। जैसा कि सुनते हैं, उनके प्रशिक्षक सिलास ब्राउन ने इस आयोजन पर बहुत बड़ी बाजी लगाई थी और वह इस बेचारे स्टार्कर का दोस्त भी नहीं है। क्या मेपल्टन के अस्तबलों से इस सिम्पसन का कुछ भी लेना देना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। होम्स घोड़ा गाड़ी में पीछे की तरफ भी टिकाकर बैठ गए और बातचीत बंद हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद हमारे चालक ने लाल छोटी ईंटों वाले एक साफ सुथरे विला के सामने गाड़ी रोक दी। विला की दीवारों पर किनारी बाहर की तरफ लटकी हुई थी और ये विला सड़क के किनारे ही स्थित था। कुछ ही दूरी पर बाड़े के उस पार स्लेटी रंग की टाइल वाला एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा था। हमारे चारों तरफ वह बंजर मैदान एक हल्का सा उभार लिए हुए मुरझाते हुए फर्न के पौधे के कांसे के रंग सा क्षितिज तक फैला हुआ था, जो कि तावीस्टाक के चर्च के ऊंचे खंभों और पश्चिम दिशा के मकानों के समूहों से ही अलग होता था और जिनसे मेपल्टन के अस्तबलों का भी पता चल रहा था। होम्स के अलावा हम सभी उठ खड़े हुए, परंतु होम्स सामने आकाश में नजर गड़ाए अभी भी पीठ टिकाकर अपने ख्यालों में डूबा बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने उसकी बाह को छुआ, वह एक झटके से उठ गया और गाड़ी से बाहर निकल गया। कर्नल रॉस, जो कि आश्चर्य से देख रहे थे, उनकी तरफ मुड़ते हुए होम्स बोला, माफ कीजिएगा, मैं दिन में सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके व्यवहार में उत्तेजना को दबाने वाला भाव था जिससे मैं भी सहमत था, और इसका इस्तेमाल उसने इस ढंग से किया जैसे कि मैं उसी के रास्ते पर हूं और उसके हाथों कोई सुराग लग गया है। हालांकि मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सका कि ये उसे कहां से मिला। ग्रिगोरी ने कहा, मी होम्स। शायद आप वारदात वाली जगह पर तुरंत ही जाना चाहेंगे। अब बताइए। मैं सोचता हूं कि मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए और 1 या 2 प्रश्नों के जवाब
मुझे अभी विस्तार से जानने हैं। मेरे अनुमान से क्या स्टार्कर यहाँ वापस लाया गया था? हाँ, वह वहां सीढ़ियों पर लेटा था। कल इसकी बाकी जांच पड़ताल होनी है। कर्नल रॉस, क्या वह आपकी सेवा में कई वर्षों से है? मैंने उसमें हमेशा एक अच्छा सेवक ही पाया है। मुझे उम्मीद है उसकी मौत के समय जो कुछ भी उसकी जेब में था, आपने उसकी सूची बना ली होगी। वे सभी चीजें बैठक कक्ष में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होगी। हम सभी सामने वाले कमरे में एक कतार में खड़े हो गए और फिर कमरे के बीच वाली मेज के चारों तरफ बैठ गए। तब इंस्पेक्टर ने एक चौकोर टीन का बक्सा खोला और हमारे सामने कुछ चीजों का ढेर लगा दिया। इसमें माचिस की एक डिबिया, चर्बी वाली 2 इंच की मोमबत्ती, तंबाकू का एक EDP ब्रियारूट पाइप, सील की खाल से बनी एक थैली, सोने की जंजीर वाली चांदी की घड़ी, सोने की 5 गिन्नियां और हाथी दांत की मूठ वाला चाकू, जिसका फल बहुत ही अच्छा और कठोर था एवं उस पर विज एंड लंदन की छाप लगी हुई थी। होम्स ने इसे उठाकर बहुत ही गौर से देखते हुए कहा, यह बड़ा अजीब सा चाकू है। मुझे इस पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यही वह चाकू है जो मृतक की मुट्ठी में था। वाटसन, ये चाकू वाकई तुम्हारी ही खोज की दिशा को बता रहा है ना? मैंने कहा, इसे हम मोतियाबिंद की चीरफाड़ वाला चाकू कह सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसकी इतनी अच्छी धार किसी बहुत ही सूक्ष्म व नाजुक किस्म के काम के लिए बनाई गई है। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि एक व्यक्ति इसे ऐसे कठोर रूखे काम पर लेकर जा रहा था, खासतौर से जबकि ये उसकी जेब में बंद भी नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर बोला, इसकी नोक पर सुरक्षा के लिए काक की प्लेट लगी हुई थी, जो कि हमें इसके शरीर के बगल में पड़ी मिली थी। उसकी पत्नी ने हमें बताया था कि वह चाकू ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला उसने इसे उठाकर रख लिया था। यह एक कमजोर सा हथियार था, परंतु शायद उस समय इसके कब्जे में सबसे बेहतर हथियार यही था। बहुत संभव है, परंतु ये कागज कैसे हैं? इनमें से 3 तो घास के डीलरों के खातों की रसीदें हैं। एक कागज कर्नल रॉस के निर्देशों का पत्र है और यह हैट बनाने वाले की पर्ची है, जिसमें बार्न स्ट्रीट की मैडम लीजरीर ने विलियम डर्बीशायर को 37 पाउंड का भुगतान किया। श्रीमती स्टार्कर ने हमें बताया था कि डर्बीशायर उसके पति का मित्र है और कभी कभी उसके पत्र इस पर आते रहते हैं। उन पर्चियों की ओर देखते हुए होम्स ने टिप्पणी की, लगता है मैडम डर्बीशायर महंगे शौक रखती हैं। एक अकेली ड्रेस के लिए 22 गिन्नियां कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ और जानने के लिए नहीं बचा है। अब हमें उस वारदात वाली जगह पर चलना चाहिए।